चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में शायद थोड़ा बच्चों जैसा लगे, पर है बड़ा गहरा। क्या? क्या कोई 100% गारंटी दे सकता है कि कल सुबह सूरज उगेगा? अब पहला जवाब तो यही आएगा, अरे कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल उगेगा, रोज ही तो उगता है। हाँ, बिल्कुल। ये तो एक तरह से एक तय बात लगती है। लेकिन अगर कोई पलटकर पूछे कि इसका सबूत क्या है, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज मान लीजिए लाखों बार हो चुकी है, तो क्या ये इस बात का कोई लॉजिकल प्रूफ है कि वो अगली बार भी होगी ही होगी? बस यही एक सवाल हमें 18वीं सदी के दार्शनिक डेविड ह्यूम की दुनिया में खींच लाता है। आज हमारे पास उनकी किताब है एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और हम इसे कुरेद कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी पूरी समझ की बुनियाद क्या है, हमारा ज्ञान आता कहाँ से है, और क्या हमारी सारी निश्चितता सिर्फ एक गहरी आदत का नतीजा है। ये एक ऐसी पड़ताल है जो हर चीज पर सवाल खड़े कर देगी। और ये सिर्फ एक किताबी बहस नहीं है ना? ह्यूम हमारी सोच के कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि हम खुद को तर्कसंगत जीव मानते हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग तर्क से कहीं ज्यादा अनुभव और आदत के शॉर्टकट पर चलता है। आज हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 सबसे जरूरी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला, हमारे दिमाग में विचार बनते कैसे हैं। ठीक है। दूसरा, जिसे हम कारण परिणाम कहते हैं, वो असल में है क्या। तीसरा, हम अतीत के भरोसे भविष्य को लेकर इतने पक्के क्यों हो जाते हैं। और आखिर में, चमत्कारों का क्या। तो चलिए इस मशीन को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हमारे मन में जो भी कुछ है, विचार, कल्पनाएं, यादें, ये सब आता कहाँ से है? क्या हमारा दिमाग एक हार्ड ड्राइव की तरह है जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होकर आता है? क्यों? इसका जवाब बड़े साफ और दो टूक अंदाज में देते हैं। वो कहते हैं नहीं। जन्म के समय हमारा दिमाग एक कोरे कागज, एक ब्लैंक स्लेट जैसा होता है। और इस कागज पर जो कुछ भी लिखा जाता है, वो सिर्फ 2 तरह की स्याही से लिखा जाता है, इम्प्रेशंस और आइडियाज। इंप्रेशंस और आइडियाज। हाँ, इम्प्रेशंस हमारे सीधे, ताजे और जीवंत अनुभव हैं। जैसे गर्म चाय का कप छूने पर जलन का जो तेज एहसास होता है, वो एक इम्प्रेशन है। गुलाब की महक, तेज बारिश की आवाज, ये सब शक्तिशाली इम्प्रेशंस हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग की तरह हैं। अच्छा, और फिर आइडियाज क्या हुए? आइडियाज इन्हीं इम्प्रेशंस की धुंधली परछाइयाँ या यादें हैं। जैसे वो डाउनलोडेड फाइल होती है ना, वैसे उस गर्म कप के बारे में सोचना उसके असली जलन के एहसास जितना तेज नहीं होता। सही बात है। गुलाब की खुशबू को याद करना उसे असल में सूंघने जितना ताज़ा नहीं होता। तो इम्प्रेशन यानी अनुभव का पहला तीखा एहसास, और आइडिया यानी उस एहसास की हल्की याद या कल्पना। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। हम्म। ह्यूम का सबसे बड़ा दावा ये है कि हर आइडिया की जड़ में कोई ना कोई इंप्रेशन होता ही है। हमारा दिमाग अपनी तरफ से कुछ भी नया, कुछ भी ओरिजिनल नहीं बना सकता। बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब हमारा दिमाग एक बेहतरीन मिक्सर ग्राइंडर तो है, पर वो खुद से कोई नया मसाला पैदा नहीं कर सकता। एकदम सही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से देख नहीं सकता। वो कभी भी लाल या नीले रंग का आइडिया नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास इन रंगों का कोई इम्प्रेशन, कोई कच्चा माल ही नहीं है। हाँ, हम सोने का पहाड़ जैसी चीज की कल्पना कर सकते हैं जो हमने कभी नहीं देखी, लेकिन वो भी 2 अलग-अलग इम्प्रेशंस, सोना और पहाड़, को मिलाकर ही बनी है। अरे मैंने तो इस तरह कभी सोचा ही नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग असल में बस पुराने अनुभवों के टुकड़ों को जोड़ तोड़ कर काम चलाता रहता है। और हमें लगता है कि हम कुछ नया सोच रहे हैं। आलसी शायद सही शब्द ना हो, कुशल कहना बेहतर होगा। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिमाग को हर बार शून्य से शुरू नहीं करना पड़ता। वो पुराने डेटा का इस्तेमाल करके नए मॉडल बनाता है। अच्छा। और इसका असर हर जगह है। मार्केटिंग को ही देख लीजिए। कंपनियां हमें अपने प्रोडक्ट का सीधा इंप्रेशन देती हैं। चमकदार विज्ञापन, खुश लोग। ये मजबूत इंप्रेशंस हमारे दिमाग में एक सकारात्मक आइडिया बनाते हैं, ताकि अगली बार हमें वही अच्छी भावना महसूस हो। ठीक है, ये समझ में आया कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी है वो अनुभवों के टुकड़ों से बना है। लेकिन हम इन टुकड़ों को जोड़ते कैसे हैं? जैसे मैं एक स्विच दबाता हूं और बत्ती जल जाती है। मेरे लिए स्विच दबाना कारण है और बत्ती का जलना उसका परिणाम। ये कनेक्शन इतना पक्का और असली लगता है। यहीं पर ह्यूम अपना सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे परेशान करने वाला विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हमने असल में कभी भी कारण और परिणाम के बीच उस जादुई कनेक्शन या शक्ति को सीधे तौर पर अनुभव नहीं किया है। एक मिनट, लेकिन ये तो बहुत अजीब लगता है। जब मैं देखता हूं कि बिजली कड़कने के बाद ही बादल गरजते हैं, तो ये सिर्फ मेरे दिमाग की आदत कैसे हो सकती है?
क्या ह्यूम भौतिकी को नकार रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, वो भौतिकी को नकार नहीं रहे, वो हमारी समझ की सीमा बता रहे हैं। जब आप बिजली कड़कते देखते हैं तो आप एक घटना देखते हैं, रोशनी। उसके तुरंत बाद आप दूसरी घटना सुनते हैं, आवाज। हाँ। आप सिर्फ ये देखते हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है। आप उन दोनों के बीच किसी अदृश्य शक्ति या ऊर्जा को एक से दूसरे में जाते हुए नहीं देखते। हम सिर्फ घटनाओं का एक लगातार क्रम देखते हैं। ह्यूम इसे कांस्टेंट कंजंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट कंजंक्शन यानी दो चीजों का लगातार एक साथ होना। हाँ, तो ये वैसा ही है जैसे फोन पर हर बार एक खास नोटिफिकेशन टोन बजे और तुरंत बाद एक दोस्त का मैसेज आए। 10-20 बार ऐसा होने के बाद दिमाग उस टोन और मैसेज के बीच एक कारण का रिश्ता बना लेता है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। उस टोन को सुनते ही मैसेज की उम्मीद होने लगती है। हाँ, पर क्या उस टोन ने मैसेज को बनाया? नहीं। नहीं। कारण और परिणाम का विचार बाहरी दुनिया की किसी सच्चाई से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की एक आदत से पैदा होता है। जब हम बार बार दो घटनाओं को एक साथ होते देखते हैं, तो हमारा दिमाग उम्मीद करने का एक शॉर्टकट बना लेता है। अच्छा। अगली बार जब हम पहली घटना देखते हैं, तो दिमाग तुरंत दूसरी की उम्मीद करने लगता है। ये कनेक्शन चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की उम्मीद में है। ये एक मानसिक छलांग है। इसीलिए कहते हैं कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, यानी सहसंबंध कारण नहीं होता। बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक ने दूसरे को पैदा किया है। जैसे गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री और शाक के हमले दोनों बढ़ जाते हैं, पर आइसक्रीम खाने से शाक अटैक नहीं होता। वाह, ये तो सोच को हिला देने वाली बात है। अगर कारण और परिणाम का ये मजबूत दिखने वाला कनेक्शन सिर्फ हमारे दिमाग की एक आदत है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस बुनियाद पर हम भविष्य की सारी योजनाएं बनाते हैं, वो बुनियादी खोखली है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं से ह्यूम का सबसे प्रसिद्ध विचार सामने आता है, जिसे प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन या आगमन की समस्या कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है अतीत के कई अनुभवों के आधार पर भविष्य के लिए एक नियम बना लेना। ह्यूम पूछते हैं, हमारे पास ऐसा क्या तार्किक आधार है जिससे हम ये मान लें कि भविष्य भी अतीत जैसा ही होगा? आपने हजारों बार देखा है कि रोटी खाने से भूख मिटती है। ये आपका अतीत का अनुभव है। इस आधार पर आप ये नियम बना लेते हैं कि रोटी भूख मिटाती है, और आप मानते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। लेकिन ह्यूम कहते हैं कि ये कोई तार्किक सबूत नहीं है, ये सिर्फ एक बहुत मजबूत उम्मीद है। इसका मतलब हम असल में एक बहुत बड़ी धारणा को बिना सोचे समझे मानकर चल रहे हैं कि प्रकृति के नियम एक समान रहेंगे, कि यूनिवर्स अपना व्यवहार नहीं बदलेगा। पर इस धारणा का हमारे पास क्या सबूत है? यही तो मुश्किल है। अगर कोई पूछे कि इस धारणा का क्या सबूत है, तो हम कहेंगे क्योंकि अब तक तो ऐसा ही होता आया है। ये तो गोलमोल तर्क हुआ। बिल्कुल। सर्कुलर रीजनिंग। आप उसी बात को सबूत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे आपको साबित करना है। आप अतीत का हवाला देकर ये साबित कर रहे हैं कि भविष्य अतीत जैसा होगा। लेकिन ये तो पूरे वैज्ञानिक तरीके पर ही हमला है। विज्ञान तो इसी बात पर टिका है कि अगर आज पानी 100 डिग्री पर उबलता है तो कल भी उबलेगा। बिल्कुल। और ह्यूम यही दिखा रहे हैं कि विज्ञान की नींव भी शुद्ध तर्क पर नहीं, बल्कि एक तरह के विश्वास पर टिकी है। ये विश्वास कि प्रकृति का व्यवहार एक जैसा रहेगा। वाह। इसीलिए तो नासिम तालिब ने ब्लैक स्वॉन का कॉन्सेप्ट दिया। यूरोप के लोगों ने लाखों हंस देखे और वे सब सफेद थे, तो उन्होंने एक नियम बनाया, सभी हंस सफेद होते हैं। ये नियम तब तक 100% सच था। जब तक उन्हें काला हंस नहीं मिल गया। सही बात है। जब तक वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचे और वहां उन्होंने काले हंस देख लिए। एक ही उलट उदाहरण आपके लाखों अनुभवों पर बने नियम को तोड़ सकता है। हमारा सारा ज्ञान निश्चित नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऊंचे दर्जे की संभावना है। और आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, वो भी तो ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल। एआई पूरी तरह से ह्यूम के सिद्धांतों पर चलता है। उसे अरबों उदाहरणों यानी अतीत के इम्प्रेशंस का डेटा खिलाया जाता है, और वो उस डेटा में पैटर्न या कांस्टेंट कंजंक्शन पहचानने में माहिर हो जाता है। लेकिन उसे कारण की कोई असली समझ नहीं होती। ठीक है, दिमाग पूरी तरह चकरा गया है। अगर प्रकृति के सबसे पक्के नियम भी 100% निश्चित नहीं, बल्कि हमारे अनुभव पर आधारित मजबूत आदतें हैं, तो फिर उन दावों का क्या जो इन नियमों को तोड़ने की बात करते हैं, यानी चमत्कार, जैसे किसी का पानी पर चलना
या किसी मृत व्यक्ति का जीवित हो उठना? अगर नियम पक्के हैं ही नहीं, तो फिर तो चमत्कारों के लिए दरवाजा खुल जाना चाहिए, है ना? इस तर्क को भी बड़ी चालाकी से पलट देते हैं। वो चमत्कारों को परखने के लिए एक बहुत शक्तिशाली तार्किक कसौटी देते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि प्रकृति के नियम सिर्फ मजबूत संभावनाएं हैं, लेकिन ये इतनी मजबूत संभावनाएं हैं कि इनके पक्ष में हमारे पास पूरी मानव जाति का एक समान और अटूट अनुभव है। ये सबसे भारी सबूत है। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ आपके पास चमत्कार का दावा है, जो कुछ गवाहों की गवाही पर आधारित है। तो ह्यूम कहते हैं कि हमें सिर्फ दो बातों को तोलना है। क्या ये ज्यादा संभव है कि प्रकृति का वो अटल नियम टूट गया, या ये ज्यादा संभव है कि जिन चंद लोगों ने चमत्कार देखने का दावा किया, उन्होंने या तो झूठ बोला, या कोई गलती की, या किसी भ्रम का शिकार हो गए। और ह्यूम के अनुसार हमेशा दूसरी संभावना ही ज्यादा वजनदार होती है। हाँ, उनका कहना है कि इंसान के धोखा खाने की संभावना प्रकृति के नियम टूटने की संभावना से हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि हमारे पास इस बात का भरपूर अनुभव है कि इंसान झूठ बोल सकता है, वो चीजों को गलत समझ सकता है, या जो वो देखना चाहता है वही उसे दिखने लगता है। बात तो सही है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अलग-अलग धर्मों की चमत्कार कथाएं अक्सर एक दूसरे का खंडन करती हैं। अगर एक धर्म का चमत्कार सच्चा है, तो वो दूसरे धर्म के चमत्कारों को झूठा साबित करता है, जिससे गवाही की विश्वसनीयता और भी कम हो जाती है। लेकिन क्या ये नजरिया किसी भी असाधारण घटना को समझने की संभावना को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता? मतलब जब विज्ञान में भी कोई नई खोज होती है, तो वो पुराने नियमों को तोड़ती हुई लगती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ फर्क सबूत के प्रकार का है। वैज्ञानिक क्रांतियां सिर्फ किसी की गवाही पर नहीं आती, वे नए, दोहराए जा सकने वाले प्रयोगों और सबूतों के साथ आती हैं। वे दुनिया को देखने के लिए नए इंप्रेशंस देती हैं। अच्छा। चमत्कार का दावा आमतौर पर एक बार की, न दोहराई जा सकने वाली घटना पर आधारित होता है। ह्यूम का तर्क सिर्फ गवाही पर आधारित विश्वास के खिलाफ है, न कि नए और ठोस सबूतों के आधार पर अपनी समझ को बदलने के खिलाफ। तो आज की इस पूरी दिमागी कसरत का मतलब क्या है? क्या हमें अब किसी भी चीज पर यकीन करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ह्यूम का दर्शन हमें लकवाग्रस्त करने या निराशावादी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें बौद्धिक रूप से विनम्र बनाने के लिए है। विनम्र कैसे? वो हमें सोच की सीमाएं दिखा रहे हैं। वो हमें ये याद दिला रहे हैं कि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं, हमारी आदतों, अनुभवों और उम्मीदों के चश्मे से। उनका मकसद हमें कट्टरता से बचाना है। तो ये एक तरह का मेंटल चेकअप है। ये हमें अपने विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है, ये कहने के लिए कि मैं ये क्यों मानता हूँ? क्या मेरे पास इसका कोई ठोस अनुभव है, या ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात या एक गहरी आदत है? बिल्कुल। ह्यूम का सबसे बड़ा योगदान शायद यही है कि वो हमें निश्चितता के सिंहासन से उतारकर संभावनाओं की जमीन पर खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने विश्वास को सबूतों के अनुपात में रखता है, जहाँ सबूत मजबूत हैं, वहाँ विश्वास मजबूत होना चाहिए। और जहां सबूत कमजोर है, वहां संदेह की गुंजाइश रखनी चाहिए। और यहीं पे हम आज की इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं, जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। अगर हमारे सबसे बुनियादी विश्वास, जैसे कारण और प्रभाव या सूरज का रोज उगना, ठोस तर्क के बजाय सिर्फ दिमाग की गहरी आदतों पर टिके हैं, तो हमारे उन कहीं ज्यादा जटिल विश्वासों का क्या, जो हमने समाज, राजनीति, नैतिकता या खुद अपनी पहचान के बारे में बना रखे हैं, वो कितनी मजबूत जमीन पर खड़े हैं? और क्या उनमें से कुछ को भी ह्यूम की इस तार्किक कसौटी पर परखने की जरूरत है?